परीक्षण के लिए कोई भी निजी अस्पताल या निजी प्रयोगशाला अधिकृत नहीं है। हम सब साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के 24x7 हेल्पलाइन नंबर वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों से 2000 से ज्यादा फंसे भारतीय नागरिक 13 उड़ानों के जरिए लौटेंगे स्वदेश। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 3736 श्रमिक स्पेशल ट्रेन ने अभी तक 50 लाख से अधिक कामगारों को पहुंचाया अपने गंतव्य तक। उत्तर भारत के कई इलाकों में टिड्डी दल के हमले के खतरे के मद्देनजर राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश ने की इससे निपटने की पुरजोर तैयारी। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत चीन के साथ सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए है प्रतिबद्ध। भारत ने कहा पारस्परिक संवेदनशीलता और सम्मान के आधार पर नेपाल के साथ सीमा मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की रिकवरी दर बढ़कर हुई 42.88%। सक्रिय मामलों की संख्या 88,000 से ज्यादा, 4,706 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में संक्रमित आंकड़ा 58 लाख के पार, 3,59,000 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं न सभी खबरों को विस्तार के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं वंदे भारत मिशन की, जिसका दूसरा चरण जारी है। दूसरे चरण में 1 लाख भारतीयों की वतन वापसी का लक्ष्य है। अभी तक 45,000 से ज्यादा लोग स्वदेश पहुंच गए हैं। तो दूसरा चरण जो है वो जारी है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी है सरकार की और लगातार मिशन मोड पर काम होता हुआ वंदे भारत मिशन के तहत अरुण शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस पूरी खबर पर। अरुण, जिस तरह से पहला जो चरण था वो कामयाब रहा, अब दूसरे चरण की जब हम बात करते हैं तो दायरा जो है वो बढ़ाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। बिल्कुल, दायरे बढ़ाने की जरूरत अब महसूस की जा रही थी। इसी वजह से अन्य देशों को भी इसमें शामिल किया गया। जब तक वंदे भारत मिशन की बात की जाए तो जो दर्शक इस समय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि सरकार लगभग ये कोशिश कर रही है कि कम से कम 2 लाख लोग जिन लोगों ने रजिस्टर किया है दुनिया भर के अंदर जो कि मौजूद हैं कई देशों के अंदर, उन लोग को वापस लेकर के आया जा सके। मई के अंत तक, यानी मान के चलिए कि 30 तारीख के आसपास तक सरकार लगभग 50,000 लोगों को इवैक्यूएट कर लेगी दूसरे देशों से, जो कि वंदे भारत मिशन के तहत है। इसके बाद में सरकार का फोकस है कि मिड जून तक, यानी जून के मध्य, यानी 14 या 15 जून के आसपास तक सरकार 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर लेगी। अब पहले फेज में हमने देखा था कि जो एपिसेंटर रखा था, जो मेन फोकस रखा गया था, वो प्राइमरीली गल्फ कंट्रीज के ऊपर रखा गया था। अब सरकार का फोकस काफी ज्यादा विस्तृत हुआ है और अब सरकार, क्योंकि एक्सपीरियंस गेन किया वंदे भारत मिशन, जहां फेज 1 की तक बात की थी, वहां से एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में सरकार ने देशों का दायरा बढ़ाया। अब रशिया की बात कर लीजिए, अब कनाडा, यूएस, यूके, अन्य यूरोपियन कंट्रीज, वहां से भी अब जो इंडियंस है वो आ रहे हैं। हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात कर ले, अपनी नेबरिंग कंट्रीज की बात कर ले, वहां से भी इंडियंस का इवैक्यूएशन फुल फोर्स में शुरू हो चुका है। अब लेकिन फेज 2 और फेज 3 के बीच में अगर हम बात करें, यानी कि फेज 3 की भी सरकार तैयारियां कर रही है जब तक फेज 3 को अंजाम देना है। कुछ प्रोमिनेंट बातें अभी हमने देखा है कि सरकार ने प्राइवेट एयरलाइन कैरियर को भी मंजूरी दे दी है, यानी कि अभी तक एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ही इवैक्यूएशन प्रोसेस में थे। अब इंडिगो एयरलाइंस प्राइवेट कैरियर है, उसको भी मंजूरी मिल गई है, वो भी अब इवैक्यूएशन करते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ ही सरकार ईरान में फंसे जो फिशरमैन हैं उनको नेवल इवैक्यूएशन के माध्यम से इवैक्यूएट किया जाएगा। तो समुद्र से जो कि जिसमें हमारा नेवल इवैक्यूएशन मौजूद था, उसकी अगर बात की जाए तो सरकार ईरान में भी फिशरमैन को इवैक्यूएट की और प्राइवेट एयरलाइन के ऑपरेटर्स के माध्यम से एक तरह से वंदे भारत के तहत भी इवैक्यूएशन की प्रक्रिया यहाँ जारी है। आपके पास वापस आऊंगी अरुण। एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से 6 उड़ानें जयपुर, कोच्चि, कन्नूर, हैदराबाद, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा अबुधाबी से कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम फंसे हुए भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटेंगी। सऊदी अरब से 2 विमानों के जरिए भारतीयों को वापस लाया जाएगा, जिसमें रियाद से एक उड़ान श्रीनगर पहुंचेगी और जेद्दा से
कोझिकोड दूसरा विमान भारतीयों को लेकर लौटेगा। कुवैत से अहमदाबाद और कोझिकोड के लिए 2 उड़ानें निर्धारित हैं। ओमान के मस्कट से कोच्चि और कतर की राजधानी दोहा से कन्नूर के लिए विमान फंसे हुए भारतीयों को लेकर उड़ान भरेगा। फंसे हुए कामगारों, पर्यटक, गर्भवती महिलाओं, चिकित्सा आपात वाले व्यक्तियों और बुजुर्गों को वरीयता दी जा रही है। एक चीज और अहम मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। अरुण की जो आरोग्य सेतु ऐप है वो अपने आप में कहीं ना कहीं गेम चेंजर तो साबित हो ही रहा है, लेकिन खास तौर पे जब हम वंदे भारत मिशन का जिक्र करते हैं या हम बात करते हैं समुद्र सेतु की, उसके लिए एक अहम कड़ी साबित होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन लोगों को हम यहां पर ला रहे हैं ये जानना बेहद जरूरी है कि उनमें से कोई संक्रमित ना हो। बिल्कुल, क्योंकि सरकार के लिए बहुत ही चैलेंजिंग अभी तक का टास्क ये रहा था कि अब 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्टर कर लिया, तो अगर इनको वापस लाते हैं तो पहचान कैसे होगी कि ये इनमें कोई सिम्टम है या नहीं है, कि इनके कॉन्टैक्ट में आए हैं कि इनके कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं। तो सबसे पहली बात तो सरकार इस बात को इंश्योर कर रही है वंदे भारत मिशन के तहत कि जितने भी इंडियंस को वापस इवैक्यूएट करके लाया जाए वो एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स या फिर इंडियंस होने चाहिए, किसी जिसमें कोई भी तरह के सिम्टम ना हो, सर्दी खांसी ना हो, बुखार ना हो, या किसी भी तरह के सिम्टम जो कोविड के होते हैं वो ना हो। दूसरी बात, जब कोई भी पैसेंजर इंडियन फ्लाइट बोर्ड करेगा तो उसको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। यहाँ पे दर्शकों की सहूलियत के लिए ये बता दें कि आखिर आरोग्य सेतु ऐप करता क्या है। जो भी पैसेंजर जो कि फॉरेन ट्रैवल करके वापस इंडिया में आ रहा है, तो जब भी वो इंडिया में लैंड करेगा तो जो पैसेंजर जो कि फॉरेन से आया है तो उसके आसपास के जो भी लोग हैं जो उसके संपर्क में आते हैं, उन सब के अंदर अगर आरोग्य सेतु ऐप है तो आरोग्य सेतु बेसिकली मोबाइल ट्रैक करके या फिर एक तरह से ट्रैकिंग डिवाइस है, जो ब्लूटूथ ट्रैकिंग डिवाइस जिसे कह सकते हैं, तो वो ट्रैक करके एक अलर्ट भेज देता है उसके आसपास के लोगों को कि भाई ये जो आपके पास में कोई व्यक्ति है या आप किसी के कॉन्टैक्ट में इस समय पर आए हैं जो जिसका फॉरेन विजिट की हिस्ट्री है या फिर जो कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आया है या जिसको कोविड हुआ है। लेकिन इसमें जो भी पेशेंट है या फिर जो भी पैसेंजर है उसको सही से अपनी मैनुअल एंट्री करनी होगी आरोग्य सेतु ऐप के अंदर। तो वो जब सही एंट्री करेगा तभी एक अलर्ट जारी किया जाएगा जो कि उसके आसपास के पैसेंजर्स को या फिर उसके आसपास में जो भी लोग मौजूद हैं उसको पता चल जाएगा। इसलिए आरोग्य सेतु को बेस्ट अभी तक का वर्ल्ड क्लास मोबाइल ट्रैकिंग ऐप माना जा रहा है, क्योंकि हम इस समय पर ये कर सकते हैं कि इस चीज को ट्रैक कर सके भाई जो भी फॉरेन विजिटर्स हैं उनको हम ट्रैक कर सके भाई कोई हमारे आसपास है, और साथ ही साथ कोई कोविड हिस्ट्री तो किसी की नहीं। इसलिए आरोग्य सेतु से बहुत ही इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट पिलर कहा जा सकता है वंदे भारत मिशन के सेफ इवैक्यूएशन का। बिल्कुल, और साथ ही साथ जिस तरह से जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे वंदे भारत मिशन को सफल बनाने के लिए, जो दूसरा चरण अब जारी हो चुका है, अरुण, क्या उन जो दिशा निर्देश है उनका भी दायरा बढ़ाया गया है? क्योंकि हम जानते हैं कि वरीयता उन लोगों को दी जाती है जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार पहली बार कोई इवैक्यूएशन एक्सरसाइज नहीं कर रही है फॉरेन सॉइल से। सरकार ने इससे पहले भी इवैक्यूएशन किया हुआ है। एयर इंडिया जो हमारा जो एयरलाइन कंपनी है इसको एक्सपीरियंस हासिल है, जैसे कि इवैक्यूएशन की बात की जाए तो सरकार ने ग्रेजुअली एक्सपीरियंस हासिल किया है इवैक्यूएशन की प्रक्रिया के दौरान वंदे भारत मिशन में, और उसका दायरा को फिर बढ़ाया एक्सपीरियंस गेन करके। वंदे भारत मिशन में हमारा टारगेट था फेज 1 में कि भाई 15,000 पैसेंजर्स को वापस लेके आना है, 15,000 इंडियंस को वापस लेके आना है। उसका एक्सपीरियंस गेन हुआ तो उसके बाद कंट्रीज का दायरा बढ़ाया गया। वंदे भारत मिशन के तहत जो एक्सपीरियंस गेन किया गया उसके बाद में डोमेस्टिक एयरलाइन को भी यहाँ पर खोला गया, क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत हमें जो एक्सपीरियंस मिला वो काफी काम आया डोमेस्टिक ऑपरेशन को खोलने के लिए। अब देखिए बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत कारगर बातें। एक दो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, इससे पहले फीडर फ्लाइट्स नहीं उड़ रही थी। अभी तक कोई रहता है कि कोई 2 प्रमुख बड़े एयरपोर्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से शिकागो, दिल्ली से आबू धाबी, दिल्ली से कतर, इस तरह के बड़े एयरपोर्ट्स को जोड़ा जा रहा था। लेकिन आप ये सोचिए कई सारे इंडियंस या फिर पैसेंजर्स ऐसे थे जो दिल्ली में नहीं रहते थे भाई, जिनको यहाँ से 250 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर किसी टियर 2 टाउन में जाना है, टियर 3 टाउन में जाना है, जहां पर फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं थी या फिर वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट नहीं उड़ रही। तो सरकार ने कहा है कि फीडर फ्लाइट्स को भी उड़ाया जाएगा यहाँ पर, जिससे कि जो छोटे शहरों को है वहां पे भी कनेक्टिविटी दी जा सके। दूसरी बात कि जो चार्टर प्लेन से, यानी कि कोई बिजनेसमैन अगर फंसा हुआ है और कोई चार्टर प्लेन से फ्लाई करने की क्षमता रखता है, तो जो चार्टर फ्लाइट लेकर के आना चाहता है तो चार्टर फ्लाइट को भी मंजूरी दे दी गई कि भाई चार्टर प्लेन से आप आ सकेंगे वापस भारत के अंदर। तो ये भी एक तरह से सरकार इस पर फोकस कर रही है, वर्क कर रही है। तो सरकार जैसे से एक्सपीरियंस गेन कर रही है, गाइडलाइंस को भी और एक तरह से फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है जिससे कि सेफ इवैक्यूएशन हो सके, नंबर 1, और दूसरी बात ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जा सके। जो क्वारंटाइन की गाइडलाइंस जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, पहले 14 दिन का क्वारंटाइन था जो वंदे भारत मिशन के तहत जो भी फॉरेन अराइवल यहाँ पर हो रहा है फॉरेन सॉइल से, अब उसको एक तरह से 7 डेज में स्प्लिट कर दिया गया है। 7 डेज का इंस्टीट्यूशनल मैंडेटरी क्वारंटाइन और उसके बाद में 7 डेज का
मैंडेटरी होम क्वारंटाइन किया जाएगा। तो इससे सहूलियत भी हो रही है, आपकी टेस्ट बढ़ रही है एक तरह से इवैक्यूएशन की, और साथ ही साथ सेफ इवैक्यूएशन की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये काफी गाइडलाइंस को बहुत फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है ताकि सेफ इवैक्यूएशन किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और हम मानते हैं कि जो वंदे भारत मिशन जिसका दूसरा चरण जो है जारी है, तो लगातार जो सरकार है उसने अपनी कमर कसी हुई है ताकि 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो फंसे हुए हैं, जो भारतीय हैं, उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोरोना आपदा में रेलवे की श्रमिक स्पेशल ट्रेन ने अभी तक 50 लाख से अधिक कामगारों को सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से उनके गृह राज्य पहुंचाया। इसके साथ ही रेलवे अब तक 84 लाख से अधिक निःशुल्क भोजन और करीबन 1 करोड़ से ज्यादा पानी की जो बोतलें हैं उन्हें बांट चुकी है। और वहीं लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से कोविड-19 की स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में है और प्रवासी मजदूरों की मदद की जा रही है। हालांकि इस दौरान कई दुखद घटनाएं भी हुई, लेकिन उन घटनाओं को बार बार दिखाए जाने के कारण सरकार द्वारा किए गए अच्छे काम दबकर रह गए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकारों के सहयोग से 1 मई से अब तक बसें, ट्रेन के जरिए 91 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा चुका है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि शुरुआत में प्रवासी मजदूरों के किराए के भुगतान को लेकर थोड़ा असमंजस और भ्रम जरूर था, लेकिन अब इस मसले को हल कर लिया गया। जहां से ट्रेन शुरू होगी या जहां पहुंचेगी, वहीं राज्य प्रवासी मजदूर के किराए का भुगतान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रवासी श्रमिकों से ट्रेन या बस का किराया न लिया जाए, राज्य सरकारों को ही किराए का भुगतान करना होगा। साथ ही फंसे हुए प्रवासी कामगारों को संबंधित राज्य भोजन उपलब्ध करवाएं, उसका प्रचार भी करें, अपनी बारी का इंतजार करें। श्रमिकों को बताया जा रहा है कि उनका नंबर कब आएगा। जहां से यात्रा शुरू हो रही है, वहीं राज्य सरकार स्टेशन पर भोजन और जल उपलब्ध करवाए। सफर के दौरान रेलवे भोजन और जल मुहैया करवाएगा। राज्य प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की देखरेख करेंगे और राज्यों को ही सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजीकरण के बाद प्रवासियों को प्रारंभिक तिथि पर ट्रेन या बसों में चढ़ाया जाए। पूरी जानकारी के लिए संबंधित जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई जाना जरूरी है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि महामारी की आड़ में विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने बार बार आग्रह किया कि ये वक्त राष्ट्र को समर्पित करने का समय है, राजनीति करने का नहीं। फिर भी कांग्रेस जो ऐसी महामारी के वक्त में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, उनको मेरा मात्र इतना ही आग्रह है कि जिस सरकार के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं, उस सरकार ने 1,76,000 करोड़ का गरीब कल्याण का पैकेज पहुंचाया। उनकी अपनी प्रदेश की सरकारें इस बात की गवाह हैं कि गरीब के घर तक न सिर्फ 3 महीने का, बल्कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए और भी राशन की सुविधा इसी सरकार ने मुहैया कराई। ट्रेन, बसेस, प्लेन्स के माध्यम से चाहे हिंदुस्तानी किसी शहर में हो, चाहे विदेश में हो, उसको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि श्रमिकों के मामले में राज्यों को और अधिक संवेदनशीलता से काम करना होगा। केंद्र सरकार श्रमिकों को हर संभव मदद मुहैया करा रही है। की भूमिका बनती है कि उनकी जन्म भूमि वाले राज्य में और उनकी कर्म भूमि वाले राज्य में होस्ट एंड होम स्टेट दोनों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर केंद्र सरकार 85% पैसा रेलवे किराए का खर्च कर रही है और मुफ्त में खाने का और पीने का व्यवस्था ट्रेन में कर रही है, और इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए 2 महीने का राशन मुफ्त में दे रही है, तो हम तो अपनी ओर से पूरी मदद सहयोग कर रहे हैं। राज्य थोड़े से और संवेदनशील होकर इस पे काम करेंगे तो मुझे लगता है इसमें और फायदा मिलेगा। और अब बात टिड्डी दल की, जिसका बड़ा हमला भारत में हुआ, उससे कई राज्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि राज्य सरकारें, प्रशासन लगातार त्वरित कदम उठा रही हैं। कीटनाशकों का छिड़काव भी लगातार जारी है। प्रभावित राज्यों में टिड्डी निरोधक कार्यालय खोले गए हैं। तालमेल के साथ सर्वेक्षण और नियंत्रण अभियान चल रहा है। तो लगातार हम जानते हैं, खासतौर पर राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं, बाड़मेर की बात की जाए, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जहां पर टिड्डी दल का अटैक देखा गया और लगातार राज्य प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि किस तरह से इस आपदा से निपटना है, उसका
पूर्ण ख्याल राज्य प्रशासन लगातार केंद्र के साथ सामंजस्य बिठाकर करने की कोशिश कर रहा है। इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो। विशाल, जिस तरह से हम जानते हैं कि ये बहुत अप्रत्याशित था कि इस तरह से टिड्डी दल का कहर तमाम जो उत्तर भारत है उस पर टूट पड़ेगा, किस तरह से कवायद जारी है कि लगातार काम किया जा रहा है इस टिड्डी दल के कहर से निपटने के लिए? देखिए, ऐसा लगा राजस्थान की बात की जाए तो 800 ट्रैक्टर तैनात किए गए हैं जो मिलाथियन जो पेस्टिसाइड है उसको स्प्रे करने के लिए, और इसके अलावा केंद्र ने राज्य सरकार को 14 करोड़ रुपए दिए हैं टिड्डी नियंत्रण के लिए और 48 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि किसानों को मुआवजा दिया जा सके। लेकिन ये जो टिड्डियां हैं इस बार नए रूप में और इनका जो प्लान है वो भी नया है, बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ रही हैं और काफी ऊंचाई ये हासिल कर रही हैं। अगर विशेषज्ञों की राय माने तो टिड्डी दल जो है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है, और इसको देखते हुए अब राजस्थान के अंदर ड्रोन तैनात किए गए हैं और कल सामोद में जो जयपुर जिले में पड़ता है वहां पर ड्रोन से मिलेथियन का छिड़काव किया गया। इसके अलावा केंद्र ने 3 लाख लीटर मिलेथियन के खरीद की मंजूरी दी है। 47,000 लीटर पहले से ही राजस्थान के पास अवेलेबल है, लेकिन इस बार जबकि रबी की फसल कट चुकी है तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर टिड्डियों को कुछ खास नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पूर्वी राजस्थान पर हमला बोल दिया और पूर्वी राजस्थान में जहां जहां उनको हरियाली दिख रही है वहां वहां वो अटैक कर रहे हैं। जयपुर में भी एक बड़ा टिड्डी दल देखने को मिला जो पिछले 25 सालों में सबसे बड़ा अटैक है, और इसके अलावा पूर्वी राजस्थान क्रॉस करके यूपी एमपी तक ये टिड्डी दल चला गया है। उधर महाराष्ट्र के से खबर आ रही है कि वहां के किसानों को भी अपने जो संतरे की फसल है उसकी चिंता सताने लगी है, और इसलिए केंद्र ने यूके से, यूनाइटेड किंगडम से स्पेशलाइज्ड मशीनरी को मंगाया है जिसके जरिए हेलीकॉप्टर से पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाएगा, क्योंकि टिड्डियां काफी ऊंचाई हासिल कर रही हैं। अगर हम जयपुर की बात करें तो 12वीं मंजिल तक टिड्डी दल देखा गया जो कि अप्रत्याशित है। साथ ही विशाल, क्योंकि आप जयपुर से जुड़े हुए हैं, तो कौन कौन से जो इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित है, और साथ ही जब हम छिड़काव का जिक्र करते हैं तो पेस्टिसाइड्स की कितनी मात्रा की जरूरत होती है और क्या उतनी उपलब्धता है कीटनाशकों की? देखिए असल अभी फिलहाल कीटनाशक हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन बावजूद उसके केंद्र ने 3 लाख लीटर, जैसे मैंने आपको बताया, मिलेथियन के परचेज के लिए अप्रूवल दे दिया है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि टिड्डी दल आता है जुलाई से अक्टूबर के बीच में, लेकिन इस बार ये पहले आ गया है और अभी इनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे बारिश शुरू होगी ये ब्रीड करना शुरू कर देंगे। एक टिड्डी अब 3 महीने का इनका लाइफ साइकिल होता है, 3 महीने में 3 बार ये लोग ब्रीड करते हैं, और अगर इनको अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया जाए तो ये 40 से 80 मिलियन तक इनकी तादाद पर स्क्वायर किलोमीटर में फैल सकती है, जो कि बहुत भयानक होगा। इसलिए जरूरी है कि अभी से इन पर कंट्रोल पाया जाए। अभी हमारे पास वक्त है, बारिशें हुई नहीं है, मौसम गर्म है और हरियाली पैचेस के अंदर है, खरीफ की बुआई नहीं हुई है। इन सब चीजों के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार ने समन्वय बनाया है। राजस्थान के 20 से ज्यादा जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं और हर जिले पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। विशाल, आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि हमारे पास बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कोविड-19 पर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। लगातार वो बैठक लेते हैं और वही स्थिति की समीक्षा वो कर रहे हैं कि किस तरह से कोविड-19 को लेकर, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो किस तरह से निपटना है। अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है योगी आदित्यनाथ की, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। हम जानते हैं कि लॉकडाउन 4.0 जो है वो 31 तारीख को खत्म होने वाला है, और हाल ही में अभी जो गृह मंत्री थे उन्होंने जो तमाम मुख्यमंत्री हैं उनके साथ स्थिति की समीक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत की थी। ऐसे में राज्यों की रणनीति समझने की कोशिश की गई कि वहां पर किस तरह से कोविड-19 से निपटने के लिए लगातार काम किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या तमाम अन्य राज्यों की, तो जो लॉकडाउन 4.0 था जब उसे एक्सटेंड किया गया, यानी कि जब लॉकडाउन 4.0 तक हम आए तो राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए थे सशर्त ढील के साथ 4.0 में, कि किस तरह से वो अपने राज्य में कोविड-19 से निपटने के लिए लगातार काम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कोविड-19 पर चर्चा की जा रही है, बैठक ले रहे हैं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ जो नोडल ऑफिसर्स हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री इस तरह की बैठक करते आए हैं और स्थिति पर लगातार पैनी नजर की किस तरह से जो राज्य है उसमें केसेस में इजाफा ना हो, कोविड-19 से निपटने के लिए तमाम जो एहतियाती कदम है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाए और किस तरह से चाहे हम अस्पतालों का जिक्र करें, चाहे हम बात करें तमाम उन कदमों की जिसके साथ कोविड से लड़ने के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलकर उठा रही है केंद्र सरकार के साथ जो राज्य सरकारें हैं उनका सामंजस्य लगातार काम करता हुआ। तो आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें जब यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो कोविड-19 पर बैठक कर रहे थे। रुक करते अगली खबर का। विदेश मंत्रालय ने चीन के साथ जारी सीमा विवाद के मद्देनजर ट्रंप की पेशकश पर कहा कि चीन के साथ बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हम इसके शांतिपूर्वक समाधान के लिए चीन के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने सीमा प्रबंधन के प्रति बहुत जिम्मेदार रुख अपनाया है। साथ ही भारत ने कहा कि वह पारस्परिक संवेदनशीलता और सम्मान के आधार पर नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि भारत नेपाल में ताजा हालात पर नजर रखे हुए है। नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा में अपने क्षेत्र में दिखाते हुए नया नक्शा जारी किया। हालांकि वह इसे वैधता देने के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने की योजना से पीछे हट गया। और इसी पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अभिषेक झा। तो अभिषेक, भारत और नेपाल को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, भारत और नेपाल को लेकर विवाद और उस पर जो एक मानचित्र नेपाल में जारी हुआ था उसको लेकर ये विवाद उठा था। फिलहाल ये विवाद कहीं न कहीं थमता नजर आ रहा है क्योंकि जो नेपाल प्रदेश कांग्रेस के जो उस पूरे मैच को एक अप्रूवल दिलाने की कोशिश थी उसको वहाँ से हल कर दिया गया, थोड़ा विराम दे दिया गया है। बीच बीच भारत ने कहा है कि नेपाल के साथ जो भी इसके डिफरेंसेज हैं, बॉर्डर इश्यूज, उसको लगातार डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चलते रही है और जो भी विवाद है, जो भी विभिन्नताएं हैं मतों में, उसको एक कूटनीतिक प्लेटफॉर्म पर लगातार बातचीत के जरिए सुलझा दिया जाएगा। तो दोनों पक्षों ने इस बारे में एक विश्वास व्यक्त किया है कि जो भी सीमा विवाद या नक्शे में विवाद का मसला आया है वो लगातार दोनों देशों के जो हाई लेवल के जो डिप्लोमेट्स है वो इस पर संपर्क में है और बातचीत चल रही है और ये मसला भी धीरे धीरे सुलझा लिया जाएगा। और साथ ही साफ तौर पर भारत का कहना है अभिषेक कि वो नेपाल के साथ बातचीत को लेकर तैयार है और साफ तौर पर बातचीत के जरिए ही हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए कि जिस प्रकार से नेपाल में इस मुद्दे को काफी ज्यादा सीरियस बनाया गया, ये एक पॉलिटिकल इश्यू बनकर के नेपाल में सामने आया और लेकिन भारत ने भी उसको काफी ज्यादा संयमता से और धैर्य से उससे अपने रिएक्शन दिए और काफी सोची समझी रिएक्शन, ताकि ये भारत और नेपाल के बीच जो लगातार घनिष्ठ संबंध रहे हैं उसमें ये छोटी छोटी जो अड़चने हैं बहुत बड़ा विद्यान पैदा करें। इसके लिए भारत ने भी बहुत ही सोची समझी पहल उठाई और एक तरीके से भारत और नेपाल दोनों लगातार बातचीत के माध्यम से और उसको डिप्लोमेटिक चैनल के तहत काम करने पर राजी दिखे। जो दूसरा बड़ा मसला है आजकल वो भारत और चीन के जो सीमा विवाद है, जो हमें के हफ्ते में देखा है कि भारत और चीन के जो सीमा पर कुछ खबरें हुई कॉन्फ्लिक्ट की, उसको लेकर दोनों पक्ष काफी ज्यादा संयमित दिख रहे हैं। एक बार फिर से भारत ने कहा है कि वो चीन के साथ लगातार डिप्लोमेटिक टच में है, हर एक लेवल से ये मसला उठाया जाता रहा है और भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कोई नया नहीं है, इसकी सैकड़ों किलोमीटर की लंबी बाउंड्री है। लगातार जो एलएसी है वो परसेप्शन बेस्ड है, यानी चीन और भारत के बीच कोई लाइन डिमार्केटेड नहीं है। ये एक तरीके से मान लिया जाता है कि ये आपका इलाका, ये भारत का इलाका, ये चीन का है। और कई बार किसी पहाड़ी टेरेन है, कई बार वहाँ बर्फबारी हो जाती है, बर्फ के बाद जब स्थिति सामान्य होती है तो आपको अपने टेरेन को पहचानने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है और इसी कंफ्यूजन और परसेप्शन की प्रॉब्लम की वजह से कई बार दोनों पक्ष सैनिक एक दूसरे के क्षेत्र में चले जाते हैं, जिसे लगातार एक डायलॉग मैकेनिज्म है मिलिट्री का, जिसके तहत बातचीत करके इस मुद्दे को लगातार सुलझाया जा रहा है विगत वर्ष में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं
कोरोना की स्थिति को लेकर जिस पर अगर नजर डालें तो देश में कोरोना वायरस के जो सक्रिय मरीज हैं उनकी संख्या 89,987 हो गई। 71,105 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोविड-19 के कारण 4,706 लोगों की मौत हुई है। देश में अगर रिकवरी रेट की बात की जाए कोरोना वायरस को लेकर तो वो 42.88% हो गई है। और अगर विश्व की बात की जाए तो कोविड-19 से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 58 लाख से ज्यादा पहुंच गया, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से प्रभावित होने के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले पायदान पर है। अमेरिका में कोरोना वायरस से 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से प्रभावित होने के मामले में ब्राजील और दूसरे और वहीं रूस तीसरे स्थान पर है। इस जानलेवा विषाणु से होने वाली मौत के हिसाब से अमेरिका पहले, ब्रिटेन दूसरे और इटली तीसरे नंबर पर है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में सेवा देते हुए 2018-19 में अपनी जान न्यौछावर करने वाले 5 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया जाएगा। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन में सेवा देने वाले मेजर रवि इंदर सिंह संधू और सर्जेंट लाल मनोत्रा तारसेन, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में सर्जेंट रमेश सिंह, यूएन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स में काम करने वाले पी जॉनसन बेक और कांगो में संयुक्त राष्ट्र के मिशन में काम करने वाले एडवर्ड ए पिंटो को 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर मरणोपरांत डेग हैमरस्कोल्ड पदक दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव सभी संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो एक समारोह की अध्यक्षता करेंगे जिसमें 2018-19 में ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले शांति रक्षकों को मरणोपरांत प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा। भारत जल्द ही अगले 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य बन जाएगा। आगामी 17 जून को सुरक्षा परिषद साल 2021-22 के लिए अपने नए गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करने जा रही है। एशिया पैसिफिक देशों ने पिछले साल जून में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। एशिया प्रशांत समूह के 55 सदस्यों में चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं। हर साल 193 सदस्यीय महासभा सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। परिषद के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर 1 पर, डीडी नेशनल चैनल नंबर 2 पर, डीडी भारती चैनल नंबर 60 पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर 84 पर। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं, पर आज देश की कोरोना से लड़ाई है और हमारा हौसला ही तो इस जंग का सिपाही है। कोई कुछ भी कह ले या कर ले कुछ भी, हम खुद से पहले अपना देश बचाने आए हैं। इस रणभूमि में शायद सांस हमारी भी टूटेगी, पर तुम्हारे प्राण बचाने को हम खुद को निछावर करने आए हैं। वार सभी हम सह लेंगे, पर हार नहीं हम मानेंगे। इस अंधियारे से हम जीतेंगे, फिर देश को रोशन कर देंगे।
हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। आइए करें उन्हें नमन जिनके लिए सबसे पहले है वतन। कोरोना वायरस कोविड-19 के संदर्भ में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जिन लोगों को ये रोग हो उन लोगों को लांछित ना करें, उन लोगों से किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। उन लोगों के बारे में जानकारी हर एक को देने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात यह है कि इसके कारण से लोगों को बहुत भय होता है, आतंक फैला हुआ है। इससे बचने का एक सरल उपाय ये है कि इसके बारे में जो भी अफवाहें हैं वो न सुनें और अफवाहें न फैलाएं। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर जाएं। जीवन की भागीदार बंटू का मन हो जाए जब लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली, हर प्यार